हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत यह हमारा 18वां नंबर का वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम 17वां नंबर तक के वीडियो में हम अनुच्छेद 92 तक की चर्चा कर चुके थे और आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 93 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 93 से हमें किस किस चीज़ों के बारे में जानकारी अनुच्छेद 93 से मिलती है हमें। तो सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद जो 93 है, इसके अंतर्गत लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बनेंगे, इसकी चर्चा अनुच्छेद 93 में किया गया है। तो अनुच्छेद 93 में बताया गया है कि लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष और किसी एक को उपाध्यक्ष चुनेगी, ऐसा अनुच्छेद 93 में लिखा है। तो ये लाइन बहुत बार एग्जाम में आता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है वह कहाँ से चयनित किए जाते हैं। तो लोकसभा का जो सदन है वो अपने में से ही किसी एक को क्या बनाएंगे, अध्यक्ष का पद धारण करवाएंगे और किसी एक को क्या बनाते हैं, उपाध्यक्ष बनाते हैं। तो इस बात की चर्चा अनुच्छेद 93 में किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें लिखा है कि प्रत्येक लोकसभा आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है और जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता है तब तक। तो यहाँ पर से लाइन से हमें ये समझना है कि जैसे ही हम मान के चलते हैं लोकसभा का क्या संपन्न हुआ, चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन चुनाव संपन्न हुआ है लेकिन अभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं बने हैं। तो उस समय देखो क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किया जाता है, जिसे हम अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। और ये कब तक काम करता है? तो जब कब तक काम करेगा, जब तक कि कोई नया अध्यक्ष ना आ जाए, कोई नए अध्यक्ष का चयन ना किया जाए, और जब तक उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लेते हैं तब तक प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा में स्पीकर का दायित्व निभाता है। स्पीकर मतलब अध्यक्ष का दायित्व निभाता है, लेकिन ये प्रोटेम होता है। प्रोटेम का मतलब होता है अस्थायी। प्रोटेम का मतलब क्या होता है? अस्थायी। आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि अनुच्छेद 93 में क्या बताया गया था। तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्य में से ही बनेगा, लेकिन जब तक इनका चुनाव नहीं हुआ है तब तक कौन काम करेगा? तब तक काम करेगा प्रोटेम स्पीकर। और इस प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति किया जाता है इस प्रोटेम स्पीकर का। और एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रोटेम स्पीकर जो होता है यही लोकसभा के सदस्यों को शपथ भी दिलाता है। लोकसभा के सदस्यों को क्या दिलाता है? शपथ दिलाने का काम करता है। तो देखो सबसे पहले हम बात करें कि शपथ देखो कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। लेकिन उस समय ना तो अध्यक्ष का चयन हुआ रहता, ना तो उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। पहले हम सदस्यों को शपथ दिलाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उनमें से एक अध्यक्ष बनाएंगे और एक उपाध्यक्ष बनाएंगे। लेकिन देखो याद रखना कि इनको वापिस से शपथ नहीं दिलाया जाता। शपथ केवल ये दोनों सदस्य के रूप में लेते हैं। कभी भी लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। क्लियर है सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 93 और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आपको इतना ही मात्र याद रखना है, जिसके बाद अनुच्छेद 93 से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। चलो अनुच्छेद 93 आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 94 की ओर। अनुच्छेद 94 में देखो किस बात की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 94 में बताया गया है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, दोनों के बारे में इसमें चर्चा है कि उनका पद रिक्त कैसे माना जाएगा, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। वह अपना त्याग पत्र किन्हें देंगे, इसका भी प्रावधान इसी अनुच्छेद में है। और उन्हें पद से कैसे हटाया जाएगा, उनका भी उल्लेख अनुच्छेद 94 में है। तो अनुच्छेद 94 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तीनों बातों की चर्चा इसमें किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट कहता है कि यदि मान लेते हैं कि कोई अध्यक्ष है, कोई सदस्य मतलब लोकसभा का कोई सदस्य है जिसे हम अध्यक्ष बना चुके हैं,
और किसी एक जन को उपाध्यक्ष बना दिए हैं और अचानक ही उनकी सदस्यता ही निरस्त हो जाता है, अगर वह लोकसभा का सदस्य ही नहीं रहते हैं तो उस समय उनका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई एक सदस्य है जो लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था, लेकिन अब वो वर्तमान में सदस्य ही नहीं है लोकसभा का, तो अध्यक्ष का पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। वैसे हम उपाध्यक्ष ही मान लेते हैं, कोई उपाध्यक्ष का काम कर रहा था लेकिन अब वो सदस्य ही नहीं है लोकसभा का, तो उस समय भी ये कंडीशन देखने मिलेगा कि उपाध्यक्ष का भी पद क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। तो इसे ही बोलते हैं पद रिक्त होना। जिसमें आप देखिए पद रिक्त किस प्रकार से होगा, जब वे दोनों सदस्य ही नहीं रहेंगे सदन का, लोकसभा का, तो ना तो अध्यक्ष रहेंगे ना तो वो उपाध्यक्ष रहेंगे। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 94 में किया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट बताया गया है जो है आपका पद त्याग के संबंध में। पद त्याग का मतलब ये बताया गया है जैसे कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को त्याग पत्र दे सकता है। उसी बात की चर्चा इसमें किया गया है। तो इसे ही बोलते हैं पद त्याग। क्या बोलते हैं, पद त्याग कर सकते हैं अनुच्छेद 94 के तहत। और कौन किसे त्याग पत्र देता है उसको भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबका। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 94 में तीसरा जो पॉइंट बताया गया है उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है लोकसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है और कम से कम 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना देना होगा। इसका मतलब यह है कि जैसे कि हम लोकसभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष के पद से हटाना चाहते हैं या उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष के पद से हटाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, तो सदन वाले को केवल करना क्या है कि लोकसभा में जितने भी तत्कालीन समस्त जो सदस्य हैं उस समय के दौरान जो भी सदस्य हैं वो एक संकल्प लाएंगे हटाने के लिए, और यदि वो संकल्प क्या हो जाता है, पारित हो जाता है, तो उनका पद रिक्त हो जाएगा या उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा करने से 14 दिन पहले उन्हें सूचना देना होता है। इस बात को भी आपको ध्यान देना है कि यदि मान लो कि हम अध्यक्ष के प्रति एक संकल्प ला रहे हैं हटाने के लिए या उपाध्यक्ष के प्रति हम संकल्प ला रहे हैं हटाने के लिए, तो कितना दिन पहले सूचना देना होता है, तो 14 दिन पूर्व इन्हें सूचना देना अनिवार्य होता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर है सबका। चलो, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 94 और उनसे संबंधित जो भी हमारा फैक्ट था उसके बारे में। क्लियर है सभी का। चलो, अनुच्छेद 94 के बाद आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 94 में ही कुछ नोट पॉइंट यहाँ बताया गया, इसको ध्यान देंगे। यहाँ लिखा है जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। इस बात की चर्चा किया गया है। तो ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी हम लोकसभा का क्या करते हैं, विघटन कर देते हैं, तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आज हम मान लो कि लोकसभा का विघटन कर दिए, लोकसभा को क्या कर देते हैं, विघटन कर सकते हैं, जो राष्ट्रपति कर सकता है। तो विघटन के बाद तुरंत लोकसभा का अध्यक्ष पद से नहीं हटेगा। कब पद से हटेगा, जब तक कि पहला अधिवेशन नहीं हो जाता और पहले अधिवेशन में किसी को अध्यक्ष हम नहीं बनाए हैं, तब तक वही व्यक्ति अध्यक्ष रहेगा जो पहले अध्यक्ष के पद पे काम कर रहा था, वही आदमी ही अध्यक्ष का पद पे काम करते रहेगा। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 94 के अंतर्गत हमें देखने मिलता है, आपको ध्यान देना है। क्लियर है सबका। चलो, अनुच्छेद 94 के बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 95 की ओर। ठीक है। चलो, अनुच्छेद 95 में किस बात की चर्चा है, तो इसमें कहा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला इसका पॉइंट लिखा है जब लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष, या यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रायोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के लिए कर्तव्य का पालन करेगा। तो अनुच्छेद 95 एकदम सिंपल है। यहाँ ये बताया गया है कि लोकसभा का यदि अध्यक्ष का पद खाली है
तो इसके जगह कौन काम करेगा? तो उपाध्यक्ष काम करेगा। और उपाध्यक्ष का भी पद यदि रिक्त है तो उस समय राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करेगा वही व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष का पद धारण करेगा या अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करेगा। ऐसा हमारा अनुच्छेद 95 में बताया गया है। क्लियर है सबका? चलो अनुच्छेद 95 में दूसरा जो पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। तो दूसरा पॉइंट लिखा है कि लोकसभा की किसी बैठक के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो लोकसभा द्वारा अवधारित किया जाए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। देखो अभी तक हम इससे पहले जो पॉइंट बात किए थे वो पद रिक्त के बारे में था लोकसभा के अध्यक्ष का, लेकिन हम अब बात करें पद रिक्त नहीं है लेकिन वो बैठक में अनुपस्थित है। कहाँ अनुपस्थित है? बैठक में किसी कारणवश नहीं आ पाता है। तब की स्थिति में क्या करेंगे? तो अगर अध्यक्ष किसी बैठक की अनुपस्थिति है, कोई बैठक में नहीं आ पाया है, तो उस समय उस बैठक की अध्यक्षता करेगा उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो लोकसभा के किसी भी सदस्य को या लोकसभा की जो प्रक्रियाओं के नियमों के आधारित लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसी भी सदस्य को नियुक्त किया जा सकता है और वह अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, ऐसा कहा गया है। देखो अगर पद रिक्त है तो अंतिम स्थिति में कौन भेजता है? राष्ट्रपति। लेकिन मान लो बैठक में नहीं आया है तो अंतिम स्थिति में लोकसभा अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष बनाते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 95 में किया गया है। दोनों ही पॉइंट क्लियर आ गया समझ में कि पद रिक्त होना क्या है और बैठक में अनुपस्थित होना क्या है। दोनों आपको ध्यान देना है। अनुच्छेद 95 में क्या इसके बारे में बताया गया है। क्लियर सबका? चलो अनुच्छेद 95 के बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 96 की ओर। अनुच्छेद 96 में कहा गया है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन नहीं होगा। इसके बारे में हम चर्चा किए। सेम ऐसी चीज हम राज्यसभा में भी देखे थे और सेम यही चीज हम लोकसभा में भी देख रहे हैं कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का क्या लाया गया? संकल्प लाया गया है, तो वह पीठासीन के रूप में कार्य नहीं करता है। इस बात की चर्चा किया गया। यही सेम पॉइंट आपका नंबर 1 में आपका लिखा है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट में ये बताया गया है कि भाई पीठासीन तो नहीं रहेगा लेकिन लोकसभा के अंतर्गत उन्हें बोलने का अधिकार होगा और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, ये उन्हें प्राप्त होगा। ये बात याद रखना है। लेकिन पीठासीन के रूप में कार्य नहीं करेगा, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 96 में किया गया है। और पीठासीन के रूप में कब काम नहीं करेगा? जब उनको हटाने का क्या लाया गया है? संकल्प लाया गया हो, तो उस समय वो ऐसा नहीं कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अनुच्छेद किसके अंतर्गत ये पॉइंट बताया गया? तो अनुच्छेद 96 में यह पॉइंट किया गया है। क्लियर है सबका? चलो अनुच्छेद 96 के बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 97 की ओर। देखो अनुच्छेद से ज्यादा आपको मेन याद रखना है कि जो उनके अंतर्गत जो नियम कानून है, आपको आजकल एग्जाम में कथन निष्कर्ष के रूप में देता है कि जैसे कि जो भी कथन दे दिया उसके बारे में आपको बताना है। तो आपको अनुच्छेद को देख के नहीं डरना है कितने सारे अनुच्छेद है। हमें केवल ध्यान क्या रखना है, उसके अंदर जो भी लाइनें लिखी गई है वो आपको नॉलेज होना चाहिए। हमारे एग्जाम में उसी को ही आजकल क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि अनुच्छेद 97 किससे रिलेटेड है? तो इसमें बताया गया है कि अगर हम सभापति का बात करें तो ये राज्यसभा के अंतर्गत होगा, उपसभापति भी राज्यसभा के अंतर्गत का है। अध्यक्ष बोलेंगे इसका मतलब ये लोकसभा का अध्यक्ष है, और उपाध्यक्ष बोलते हैं तो ये लोकसभा का क्या होता है? उपाध्यक्ष। तो इनके वेतन और भत्ते क्या होंगी, इनकी चर्चा अनुच्छेद 97 में किया गया है। क्लियर सबका? तो राज्यसभा के प्रमुख अधिकारियों में कौन कौन आते हैं? तो ये दोनों। और लोकसभा के प्रमुख अधिकारी में कौन आएंगे? तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। तो इन सभी के वेतन और भत्ते की जो चर्चा अनुच्छेद 97 में किया गया है। तो हम ध्यान से देखते हैं। तो इसमें देखो क्या लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष
और उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्तों का जो संसद द्वारा विधि द्वारा नियत करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार के उपबंध नहीं करता है तब तक ऐसे वेतन और भत्ते जो अनुसूची 2 में निर्देशित है या विनिर्दिष्ट है उनके अंतर्गत इन्हें मिलते रहती है। तो एकदम सिंपल पॉइंट है कि हम यहाँ पर बात करें तो लोकसभा के या राज्यसभा के जो भी हम अधिकारी देखें, ये दोनों सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनको वेतन कितना मिलेगा ये डिसाइड कौन करता है? संसद। मतलब संसद के द्वारा जितना भी वेतन निर्धारित किया जाएगा, भत्ता निर्धारित किया जाएगा, वो इन्हें प्राप्त होगा। लेकिन मान लो कि संसद के द्वारा किसी भी प्रकार का वेतन भत्ते का प्रावधान नहीं किया, तो उस समय क्या होगा? तो उस समय आपको सिंपल याद रखना है कि दूसरी अनुसूची आप पढ़े होगे, हमारा जो पहला या दूसरा नंबर का जो वीडियो था उसमें हम अनुसूची के बारे में पढ़े थे। अनुसूची के बारे में हम देखे थे कि दूसरी अनुसूची का संबंध है वेतन भत्ते और पेंशन से रिलेटेड। तो दूसरी अनुसूची में जो उल्लेख है इन पदों के लिए जितने वेतन और भत्ते दिए जाने का निर्देश दिया गया है उनके तहत इन्हें वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। बस इतना ही पॉइंट अनुच्छेद 97 में कहा गया है। तो 97 किससे रिलेटेड है? वेतन और भत्ते से। वेतन भत्ता डिसाइड कौन करेगा इनका? तो संसद। और डिसाइड नहीं किया है कितना देना है तो दूसरी अनुसूची में जितना लिखा उतना दे दो। बस यही कहना है अनुच्छेद 97 का। क्लियर है सबका? चलो, अनुच्छेद 97 के बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 98 की ओर। अनुच्छेद 98 में बताया गया है कि इसका संबंध है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 98 का संबंध किससे बता दो? संसद का सचिवालय से रिलेटेड ये अनुच्छेद है 98। अब इसमें बताया गया है कि जैसे हम संसद के प्रत्येक सदन का पृथक एक सचिवालय होता है। दूसरा पॉइंट आपका लिखा है कि संसद विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय कर्मचारी वृत्त में भर्ती और नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करेगा। तो सचिवालय का काम क्या होता है? तो संसद के अंतर्गत हम बात करें, दोनों सदन में सचिवालय होगा तो उनके अंतर्गत जो भी हमारे कर्मचारी होंगे उनका भर्ती करवाना और उन्हें नियुक्त करना, ये सब किसका काम होता है? तो ये सब देखेंगे सचिवालय का काम होता है। जैसे कि वहाँ टाइपिस्ट हैं या और अन्य कोई भी कर्मचारी है तो उन सभी की नियुक्ति सदन में कौन करता है? तो भारत का संसद का सचिवालय। दोनों का अलग अलग सचिवालय होता है, दोनों अपने अपने अनुसार कर्मचारी की भर्ती और नियुक्ति कर सकते हैं और उनकी सेवा शर्तों का विनियमन करेगा स्वयं। ठीक है, चलो कुछ पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि संसद का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो ये लोकसभा के अधीन होता है। संसद का जो सचिवालय है वो किसके अधीन होता है? लोकसभा के अधीन होगा। सचिवालय के अंतर्गत सबसे बड़ा पद होता है कैबिनेट सचिव का। ये एक IAS ऑफिसर होता है जिन्हें कैबिनेट सचिव बनाया जाता है। ये सचिवालय के अंतर्गत सबसे बड़ा पद, ये सबसे बड़ा सचिव माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि भारत के अंतर्गत सभी प्रकार की योजनाएं संसद के सचिवालय द्वारा ही बनाया जाता है। जो भी देश के अंतर्गत योजना लाना है वो सब कौन बनाता है? तो देश का सचिवालय ही बनाएगा, संसद का सचिवालय ही बनाएगा और संसद का सचिवालय होगा, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 98 में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबका? चलो, ये हो गया 98 तक का पॉइंट सबको क्लियर है। आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 के अंतर्गत क्या प्रावधान हमें देखने मिलता है इसके बारे में ध्यान देंगे। तो इसके अंतर्गत लिखा है कि जो संसद के जो सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा को, उनको शपथ कौन दिलाएगा, जिसे हम प्रतिज्ञान भी कहते हैं। तो संसद के सदस्यों को शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाया जाता है? तो इन अनुच्छेद 99 के तहत शपथ दिलाने का प्रावधान होता है। इसको आपको ध्यान देना है। जैसे हम बात करें तो संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के प्रायोजनों के लिए या तीसरी अनुसूची में जो भी उल्लेख किया गया उसके तहत उन्हें शपथ लेना होता है।
तो संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति नहीं है तो उनके द्वारा नियुक्त जो व्यक्ति हैं, जैसे कि हम देखे थे इससे पहले कि लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो शपथ दिलाता है, चयनित करवाता है, तो ये सब काम होता है। तो इनको किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो इनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया था, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है सबका? चलो, तो ये अनुच्छेद 99 के बारे में। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 100 की ओर। अनुच्छेद 100 में देखते हैं किस बात की चर्चा यहाँ किया गया है। तो अनुच्छेद 100 में संबंधित है सदनों में मतदान किस प्रकार से होगा, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति क्या होगी, यह हम गणपूर्ति किसे कहेंगे, उसकी चर्चा अनुच्छेद 100 में किया गया। बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि संसद के सदनों की गणपूर्ति जो है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 100 में किया गया है। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल ये बताएंगे कि कम से कम, कि हम क्या बता रहे हैं, कम से कम कितने सदस्य सदन में उपस्थित होंगे जिसके पश्चात सदन की कार्यवाही चालू की जाएगी, उसको हम क्या नाम से जानते हैं? उसको हम गणपूर्ति कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा कोई भी सदन है, चाहे हम लोकसभा का बात करें चाहे राज्यसभा का, कि कुल सदस्य का कितने सदस्य लोग भाग लेंगे उसकी चर्चा हम यहाँ पर देखेंगे गणपूर्ति टॉपिक में। तो हमारे अंतर्गत नियम कहता है कि कुल सदस्यों का 1/10 यदि उपस्थित है तो उसे हम गणपूर्ति मान लेंगे। और यहाँ पास मुख्य रूप से हम देखेंगे कि सदन की कार्यवाही चालू कर दी जाएगी। तो ये सब हम प्रावधान अभी आगे ध्यान से पढ़ेंगे जो अनुच्छेद 100 के अंतर्गत बताए गए हैं। ठीक है, चलो तो इसको ध्यान से चर्चा करते हैं। अभी तो मैं केवल ऐसे ही सामान्य रूप से बताया हूँ, हम डिस्क्रिप्टिव रूप से देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से, तो ध्यान से इसको हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा क्या है कि संविधान में यथा अन्य उपबंधित के सिवाय प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उनको निर्णायक मत देना होगा और उसका प्रयोग करना होगा। तो ये हम जो पहला पॉइंट देखे वो इतना लंबा चौड़ा जो लाइन लिखा है आपको एकदम शॉर्ट में समझना है कि मतदान से रिलेटेड है। और मतदान का हम बात करें तो संसद के अंतर्गत जो भी सदन होते हैं उसमें कौन कौन मत नहीं देता है उन्हें हम छोड़ सकते हैं। जैसे कि हम बात करें तो प्रत्येक सदन का जब भी बैठक होगा और जो भी प्रश्नों पर मतदान कराएंगे तो उस समय लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति ये दोनों जो होंगे वो मत नहीं देंगे मुख्य रूप से। लेकिन अगर मान लो कि हम मतदान कराएं किसी भी प्रश्न में लेकिन मत बराबर हो जाता है तो उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। बस इस बात को आपको ध्यान देना, और कोई उल्लेख नहीं है, एकदम सिंपल सा पॉइंट है अनुच्छेद 100 मतदान को लेके। तो सभी प्रश्नों पर ये जो भी हम चुनाव करवाएंगे मतदान करवाएंगे तो कौन कौन मत नहीं दे सकता भाई? तो अध्यक्ष नहीं देगा और उपाध्यक्ष नहीं देगा। लेकिन कौन कौन निर्णायक मत दे सकता है? तो लोकसभा में है तो अध्यक्ष देगा और राज्यसभा का मामला है तो उपाध्यक्ष देगा। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 100 में किया गया है। क्लियर है सबका? चलो अनुच्छेद 100 के बाद हम अनुच्छेद 100 में ही दूसरा जो पॉइंट हमारा कहा गया वो ये है कि संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्त हो जाने पर भी उस सदन का कार्य करने की शक्ति होगी। और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाही में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है तो भी संसद की कार्यवाही विधि मान्य होगी। अब देखते हैं इसको, हम लाइनों को तो पढ़ेंगे तो याद होता नहीं, एकदम शॉर्ट में हम समझते हैं। इसमें देखो क्या कहना है, जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति है उसकी सदस्यता रिक्त हो गया है या उसका जिनको आना था वो नहीं आ पाया, तो उस समय भी संसद कार्य करता ही रहेगा
और उनको कार्य करने की शक्ति होगी, ये आपको याद रखना है। एक छोटा सा पॉइंट और कुछ नहीं है, बस इतना ही आने लायक क्वेश्चन होता है कि यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्यता उनका रिक्त हो चुका है या कोई व्यक्ति नहीं आया है, तब भी संसद का कार्य नहीं रुकेगा और उनका कार्य चलेगा, ऐसा अनुच्छेद 100 का दूसरा पॉइंट हमें कहता है। क्लियर सबका? अनुच्छेद 100 का जो तीसरा पॉइंट कहा गया है, इसमें गणपूर्ति की चर्चा की गई है। गणपूर्ति का मतलब यह है कि कम से कम कितने लोग होंगे सदन में, जिसके पश्चात कार्यवाही हम चालू करेंगे। तो अब सिंपल बात करें तो सदन की कुल संख्या का 10वां भाग, 10वां भाग का मतलब जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर 10वां भाग का मतलब हम 1/10 को कहते हैं, ठीक है। तो कुल सदस्य का हम 1/10 निकालेंगे और जितना आएगा, अगर उतने लोग ही सदस्यता या सदन में उपस्थित हैं तो सदन की कार्यवाही चालू करवा देंगे। इसी को ही गणपूर्ति बोलते हैं, जो एक न्यूनतम संख्या को दर्शाता है। और दोनों सदनों के लिए ही सेम गणपूर्ति होता है। चाहे हम लोकसभा का बात करें तब भी कुल सदस्य का 1/10 होता है, और राज्यसभा का भी बात करें तब भी कुल सदस्य का 1/10 होता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर सबका? चलो, अनुच्छेद 100 में ही हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो चौथा पॉइंट कहा गया है उसमें ये लिखा है, यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाता। ठीक है, देखो, अगर मान इससे पहले हम दूसरा वाले में देखे थे, इसमें क्या चर्चा किया गया था, अगर कोई सदस्य का पद रिक्त है या कोई सदस्य नहीं आया तो कार्य तब भी नहीं रुकेगा सदन का, लेकिन कार्य तब रुकेगा जब गणपूर्ति ही पूरा नहीं हुआ है। तो उस समय सदन को या तो हम स्थगित कर देंगे जब तक सदस्य लोग आ जाएंगे, फिर चालू करवा देंगे। हमें कुल मिला के कुल का 1/10 सदस्यों का इंतजार करना है। अगर उतने लोग आ गए तो सदन की कार्यवाही चालू कर देंगे, और नहीं आया तो स्थगित कर देंगे 2 घंटा 3 घंटा जितने भी समय के लिए करना है। या हम बोल सकते हैं कि जब तक गणपूर्ति नहीं होगा सदन में तब तक के लिए हम निलंबित कर देते हैं। अब निलंबित करने का मतलब हो सकता है कि कल वापस चालू हो या परसों हो, तो पहले हम गणपूर्ति जब तक पूरा नहीं हुआ है तब तक सदन को स्थगित कर सकते हैं कुछ समय के लिए, या कुछ दिनों के लिए हम निलंबित भी कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सबका? चलो, तो ये अनुच्छेद 100 में इन सभी बातों की चर्चा की गई थी। नेक्स्ट जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 101, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज अनुच्छेद 100 तक ही चर्चा करते हैं। कल के वीडियो में हम देखेंगे अनुच्छेद 101 से आगे जो भी हमारा अनुच्छेद है सबकी चर्चा धीरे धीरे हम करते जाएंगे। तो आज हम अनुच्छेद 100 तक गंभीर रूप से हम मुख्य रूप से चर्चा किए, उसको आपको ध्यान देना है। और इसी तरह का से आपको मुख्य रूप से आज हम जितना क्लास में देखे हैं, अगर आपका इसका PDF चाहिए है, आज जो भी हम किए उसका PDF, और इसी का यदि आपको टेस्ट लिंक चाहिए तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क करेंगे 8236007734। इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे। मेरा नाम है भीम कुमार। आप मेरे से संपर्क करके इस वीडियो का PDF और टेस्ट लिंक, जो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, यदि आपको देखना है तो आसानी से आप मेरे को कॉल करें इस नंबर पर और PDF और टेस्ट लिंक प्राप्त करें। धन्यवाद।